बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। गजाला से वाकफियत की बात दूसरी है। मैं ये कह रहा था कि किसी लड़की को अगवा कराना जहांगीर के लिए कत्ल से ज्यादा दुश्वार काम होगा। ये और बात है कि वो अपनी मालूमात रक्षी या किसी और तक पहुंचा दे। हो सकता है कि इस मिशन पर लाहौर ही से खास आदमी भेजे गए हों। कोई और बात करो सुल्तान शाह, मैंने करब आलूद इज़्तिरारी लहजे में कहा। बाज़ हक़ाइक़ ऐसे अज़ियतनाक होते हैं कि इन्हें जानते बूझते हुए भी हम उनके तज़किरे से फरार चाहते हैं जब तक मैं उसे बाजियाब न करा लूं। मैं इसकी गुमशुदगी की जुज़ियात पर गौर नहीं करना चाहता। सुल्तान शाह खामोश हो गया और मैं अपने ख्यालात का दायरा गजाला के बजाय लाइट्स कॉटेज की तरफ मरकूज करने की कोशिश करने लगा, जहां मुझे एक फौरी महम दरपेश थी। टैक्सी लाइट्स कॉटेज के नवाब में दाखिल हुई तो लम्हा भर के लिए मैंने सोचा कि टैक्सी रुकवा कर अगली नशिस्त पर मुंतकिल हो जाऊं, लेकिन फौरन ही ये इरादा तर्क कर दिया क्योंकि पिछली नशिस्त पर मुझे कार्रवाई के लिए ज्यादा रुख मैसर थे, जबकि अगली नशिस्त पर जाने के बाद ले देकर एक ही खिड़की मेरे तसर्रुफ में आ सकती थी। मैंने दस्ती बमों का थैला खोलकर अपने करीब सीट पर रख लिया और 3 इकसाम के बमों को अलग करने में मसरूफ हो गया। इसी लम्हे मुझे नौवार से छीने हुए दूसरे बेआवाज पिस्तौल का ख्याल आया और मैंने फौरन ही वो सुल्तान शाह के हवाले कर दिया। शायद इसमें 5 गोलियां होंगी, 2 मेरे मुकाबले में चलाई गई थी। पिस्तौल देखते इसकी बाछें खिल गईं। ये कहां से हाथ आ गया? इसका तो बड़ा अरमान था मुझे। बहादुर ने अपने मुहाफिज को दिया हुआ था। बहादुर की तलाशी का ख्याल आ जाता तो शायद तीसरा पिस्तौल भी हाथ आ जाता। मैंने कहा, बस यही फर्क है हम में और तुम में। इसके लहजे में जंगजुयाना जज्बा औद कर आया। हम कबायली लोग दुश्मन को जेर करने के बाद सबसे पहले इसके हथियारों पर हाथ डालते हैं। दुश्मन को निहत्ता करना ही हमारी बर्तरी और जीत की पहली इलामत होती है, क्योंकि हथियार से महरूम होना कोई भी पसंद नहीं करता। हम लाइट्स कॉटेज के बहुत करीब आ गए हैं। मैंने उसे याद दिलाया, ये ख्याल रखना कि हम सामने के रुख पर फाटक के आगे से गुजरने के बाद इमारत के अक्ब में जाएंगे। फिर तो हम आगे निकल आए हैं। इसने टैक्सी की रफ्तार कम करते हुए उसे वापस घुमा लिया। दूसरा मोड़ घूमने के बाद ही कुछ दूर बाएं तरफ लाइट्स कॉटेज के अहाते की पोर्शी को दीवारें नजर आने लगी और वहीं एक जगह किसी जीप का धुंधला हेबला भी नजर आया। सुल्तान शाह ने मेरे इशारे पर एक्सीलेटर पर पांव का दबाव कम करके कार की रफ्तार कम की और मैंने बैग से एक ताकतवर ग्रेनेड निकाल लिया। जीप लाइट्स कॉटेज के फाटक पर ही खड़ी है। सुल्तान शाह ने हैजान अमेज लहजे में कहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इसमें 2 आदमी भी बैठे हुए हैं। इसी रफ्तार से बढ़ते रहो, मैं जीप पर ग्रेनेड मारूंगा। धमाका होते ही रफ्तार तेज कर देना। बेचारों के चीथड़े भी न मिल सकेंगे। खून रेजी हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं थी। अब ये खुद ही जाने हथेलियों पर लिए सामने मौजूद हैं तो इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मेरी निगाह में A2 का हर साथी बदतरीन सजा का मुस्तहिक है। फिर हम दोनों ही खामोश हो गए। इसी सनसनी के आलम में कार लाइट्स कॉटेज के देव हैकल आहनी फाटक के सामने पहुंची, जो हस्बे साबक इस वक्त भी बंद था और इसके सामने खड़ी हुई जीप में 2 आदमी बैठे हुए नजर आ रहे थे। मैंने दांत से ग्रेनेड की पिन खींची और खिड़की से वो बम जीप पर उछाल दिया। जमीन लर्ज उठी, निगाहें खैरा हो गईं और सुल्तान शाह ने यक बयक टैक्सी की रफ्तार बढ़ा दी। रोशनियां गुल कर दो, मैंने उसे हिदायत की और सामने सड़क पर फैली हुई रोशनी की चादर मादूम हो गई। लाइट्स कॉटेज के कोने पर एक खंबे से यरकान ज़दा रोशनी वाला बल्ब झूल रहा था। सुल्तान शाह ने उधर ही टैक्सी घुमा ली और चंद ही मिनट बाद हम इस इमारत की अकबी सड़क पर पहुंच चुके थे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद सुल्तान शाह ने टैक्सी रोक दी और मैंने नीचे उतरकर एक आतिशगीर बम पूरी कुव्वत से इमारत के अहाते में उछाल दिया। एक धमाके के साथ फजा में शोलों का इनेकास चमकने लगा। इसी असना में मैंने इन्हें निकालकर यके बाद दीगरे बाकी मांदा 4 दस्ती बम अहाते में मुख्तलिफ सिमतों में फेंक दिए और अंदर एक कोहराम सा सुनाई देने लगा, लेकिन मेरे लिए वहां रुककर इस सूरत हाल का जायजा लेने का मौका नहीं था। मैं फुर्ती से टैक्सी में बैठा और हम वहां से रवाना हो गए। सुल्तान शाह शायद अकब नुमा आईने में ताकब के इम्कानी
खतरे का जायजा ले रहा था और मैं गर्दन घुमाकर बार बार पीछे देख रहा था। जब हम खासी दूर निकल आए और पीछे कोई नमूदार न हुआ तो सुल्तान शाह गहरा सांस लेकर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी आसानी के साथ इनके चुंगल से बच निकलेंगे। देखा जाए तो हमारा काम इन्होंने खुद ही आसान किया है। वो कैसे? इसने हैरत के साथ सवाल किया। शायद मेरी धमकी के पेश नजर सिक्योरिटी ऑफिसर ने फाटक के बाहर अपने 2 आदमी जीप समेत तैयार रखे थे ताकि वो किसी भी मुश्तबा गाड़ी को रोक सकें, लेकिन इनकी बदनसीबी के वो हरकत में आने से पहले ही मारे गए। धमाके के साथ ही जीप ने आग पकड़ ली थी। इस पर काबू पाए बगैर अंदर से बाहर निकलने का रास्ता मिलना मुहाल है क्योंकि वो ऐन फाटक के आगे खड़ी थी। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, वो बोला, वरना इतनी देर में वो तमाम मुल्हका गलियों और सड़कों को घेर चुके होते और अब सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ ही तस्वीर भी अपने जख्म चाट रहा होगा। काश इस वक्त ट्रांसमीटर हमारे पास होता तो इनकी मजाज पुरसी में मजा आ जाता। इसने हसरत अमेज लहजे में कहा। खूब याद दिलाया, वो तो मेरे साथ ही है। ये कहते हुए मैंने ऑपरेटर से निकालकर थैला खाली कर दिया। स्विच ऑन किया तो फौरी तौर पर सन्नाटा ही रहा, लेकिन चंद सानियों बाद काका कॉलिंग यानी बहुत तेजी से धुआं भर रहा है, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मेरी मदद करे, वरना मैं आग में जिंदा जल जाऊंगा। ओबर। इसकी आवाज पर खौफ और हरास का गलबा था। बसे मंदिर में कुछ शोर भी गूंज रहा था। शायद वो इमारत के किसी हिस्से में आग में गिरा हुआ था और बाहर लोग आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ थे। तुम बल्दुल हराम। काका के खामोश होते ही ऑपरेटर्स के रिसीवर पर दूसरी बिफरी हुई आवाज उभरी और मैंने पहचान लिया कि इस बार बोलने वाला सिक्योरिटी ऑफिसर या SO था। तोड़ दो इस ऑपरेटर्स को। मना किया हुआ है कि अगली हदायत तक किसी भी कीमत पर इस फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल न करना। ओवर एंड ऑल। सॉरी SO। दूसरी तरफ से फटकार के साथ सिलसिला खत्म किए जाने के इशारे के बावजूद काका की नकाहत ज़दा आवाज उभरी। इस वक्त मेरे पास राब्ते के लिए इस ऑपरेटर्स के सिवा कुछ नहीं है। धुआं भर रहा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे ऑपरेटर्स ऑन है तो खुदा के लिए तुम ही कुछ करो। ओवर। इसकी आवाज से जाहिर हो रहा था कि जहरीले धुएं के असरात से इसकी हालत अबतर हो रही थी। अब बकवास की तो धुएं से बचाने के बाद तुम्हें अपने हाथ से गोली मार दूंगा। SO आपे से बाहर होता हुआ महसूस हो रहा था। 2 आदमी अंदर घुस चुके हैं, इनका इंतजार करो और बस। फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल ममनू है तो SO अपना ऑपरेटर्स क्यों ऑन किए बैठा है? सुल्तान शाह ने मुझसे सवाल किया। सामने की बात है, मैंने जवाब दिया। इसे मालूम है कि एक ऑपरेटर्स हमारे पास भी है। हमने इसे चैलेंज करके लाइट्स कॉटेज पर शब खून मारा है, लिहाजा इसे इंतजार होगा कि हम ट्रांसमीटर पर कब इससे राब्ता कायम करते हैं। काका पर इसे गुस्सा आने की वजह भी यही थी। सुल्तान शाह तफहीमी लहजे में बोला, वो नहीं चाहता कि अपनी कामयाब कार्रवाई के नताइज से हम वाकिफ हो सकें और काका सारी पोल खोल दे रहा था। मेरा तो अंदाजा था कि अहाते की दीवार के करीब कोई भी इमारत न होगी, कुछ झाड़ियां वगैरह जलेंगी, धमाके होंगे, धुआं फैलेगा और इनकी बर्तरी का जोम खाक में मिल जाएगा। हाथी दरिंदों से लड़ता है और इन्हें तहस नहस कर देता है, लेकिन पाँव की चोटी इसे नजर नहीं आती, जबकि हाथी के लिए सही मानों में जानलेवा वही होती है। बात क्यों नहीं करते इससे? थोड़ी देर बाद बात करूंगा। इसे जताना नहीं चाहता कि मैं काका की जुबानी बर्बादी की कहानी सुन चुका हूँ। ये लोग बेड़िए हैं, कुछ अजब नहीं कि वो इसी जुर्म की पादाश में काका को गोली मार दे। फिर ये भी मालूम हो जाएगा कि वो मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए हमले को कितनी अहमियत देता है। वो खामोश हो गया, लेकिन स्ट्रीट लैंप्स के घटते बढ़ते इनकास में मुझे इसके चेहरे पर तरद्दुद के आसार नजर आ रहे थे। ऑपरेटर्स ऑन रहा, लेकिन इस पर सुकूत तारी था। तकरीबन 10 मिनट तक टैक्सी शहर की वीरान सड़कों पर बेमकसद चकराती रही। आखिरकार मैंने इन लोगों को छेड़ने का फैसला कर लिया और ट्रांसमीटर बटन दबाकर पैगाम नशर करने लगा। डोली 2 कॉलिंग SO ओवर। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद मैंने अपना पैगाम दोबारा नशर किया और जवाब में SO की कसलमंदाना आवाज सुनकर हैरान रह गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मेरी कॉल से इसके आराम में खलल पड़ा हो। इसकी आवाज में परेशानी या
इस असाबी दबाव का शायबा तक न था जिसका इजहार इसने काका से बात करते हुए किया था। मुझे उम्मीद थी कि तुम कॉल करोगे, वो बोल रहा था। शायद तुम अपनी छिछोरी हरकत के रद्द अमल का जायजा लेना चाहते हो तो सुनोगे। जीभ जरूर तबाह हो गई है लेकिन आदमी साफ बच गए। गलती मेरी थी कि तुम्हें सूरमा समझ बैठा था। मेरा ख्याल था कि तुम सामने से ललकारते हुए आओगे लेकिन तुम तो निरे बुज़दिल निकले। पिछली सिमत से पटाखे तो बच्चे भी अंदर फेंक सकते हैं। ओवर वो तारफी पटाखे थे। मैंने तंजिया लहजे में कहा। चाहो तो सूरज तलू होने से पहले फरमाइशी बम भी फेंके जा सकते हैं। ये खुशी की बात है कि तुम्हारे आदमी बच गए। अब मैं इलाके के एक मकीन की हैसियत से पुलिस को लाइट्स कॉटेज में होने वाले पे दर पे धमाकों की तरफ मतवजो करने जा रहा हूँ। सुबह के अखबारात में इनकी तफ्तीश के नताइज ही से अंदाजा हो सकेगा कि हमारे साथ कहाँ धोखाधड़ी हुई। बमों की कीमत लेकर हमें पटाखे क्यों दिए गए। ओवर पुलिस अंदर कदम भी न रख सकेगी। जिमी लाइड खुद यहाँ नहीं रहता लेकिन इसकी साख जबरदस्त है। पुलिस की पुश्त पनाही से तुम कोई कामयाबी हासिल न कर सकोगे। वैसे भी आपस के मामलात हैं, पुलिस को मुलव्वस करना बदतरीन असूल शिकनी है। ओवर मैंने महसूस किया कि पुलिस के हवाले पर वो बौखला गया था। मैंने फौरी तौर पर वही राग दबाने का फैसला कर लिया। आपस के मामलात कहाँ का तलक और कैसे मामलात। तुम तो बिला वजह ही 5वें सवार बन रहे हो। हमारा मामला तुम्हारे स्टेट मैनेजर से था लेकिन तुम बिला वजह अपनी टांग अड़ा बैठे और इस कदर डीट हड्डी के बने हुए हो कि पे दर पे ठोकरें खाने के बावजूद सुरखरुई के दावेदार बने हुए हो। जब तक मैं तुम्हारे स्टेट मैनेजर से अपनी एक एक पाई वसूल नहीं कर लेता तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर वो औरतों की तरह मुहाफिजों की भीड़ में अंदर जा छुपा है तो मैं पुलिस के हाथों हाँक कर इसे बाहर ले आऊंगा और इसकी खोपड़ी पर इतने जूते मारूंगा कि आइंदा कभी उधार में जुआ खेलने के बारे में सोच भी न सकेगा। ओवर तुम बिला वजह बात बढ़ा रहे हो। इसका लहजा मुसालहाना हो गया। किसी ने हमारे स्टेट मैनेजर के नाम से तुम्हें धोखा दिया है। लाइट्स कॉटेज के मुलाजमीन सख्त जाब्तों के पाबंद हैं और फिर स्टेट मैनेजर के रुतबे का आदमी ऐसे चक्कर में मुलव्वस ही नहीं हो सकता वरना इसकी शाहाना नौकरी जाती रहे। यहाँ वो लाखों के मामलात चुटकियों में तय करता है। ओवर तुम्हारी ये तमाम लाफो गुजाफ बेसूद है। मेरा तजर्बा तो ये बताता है कि लाइट्स कॉटेज झूठों और चोरों का मस्कन बना हुआ है। जिमी लाइट्स के नाम की आड़ में तुम सब अपना हलवा मांडा सीधा कर रहे हो। ओवर इस बार SO को तरारा आ गया। तुम्हारी इस बात का जवाब ये है कि झूठ हो या सच मैं तुम्हें इसी वक्त 15,000 देने को तैयार हूँ। जहाँ चाहो अदायगी कर दी जाएगी। वो बात पुरानी हो गई। 15,000 की वापसी के लिए कल रात 10 बजे तक का वक्त दिया गया था जो गुजर गया। मैंने इसके खामोश होने पर कहा, शायद तुम्हें याद नहीं, मैंने कहा था मोहलत गुजरने के बाद 15 लाख भी मेरे 15,000 का अजाला न कर सकेंगे। अब तो सौदा ही कुछ और होगा। आखिर तुम चाहते क्या हो। शायद वो जिच होकर बोला था। 30 लाख के बारे में क्या ख्याल है। मैंने पुरसुकून लहजे में सवाल किया। 30 लाख। वो हैरत से चीख पड़ा था। 15,000 के 30 लाख चाहिए तुमको। 15,000 को तो बोल ही जाओ। वो मैंने तुम्हारे स्टेट मैनेजर को इनाम में माफ कर दिए क्योंकि इसी की वादा खिलाफी ने मुझे तुम लोगों से रोशनास कराया है और मेरा ख्याल है कि लाइट्स कॉटेज की नेक नामी बरकरार रखने के लिए 30 लाख की रकम ज्यादा नहीं है। लाइट्स कॉटेज की नेक नामी को तुम्हारी किसी तस्दीक की जरूरत नहीं है। तुर्श लहजे में कहा गया। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं जो ऐसी बात कह रहे हो। मैंने सपाट लहजे में कहा। पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस के अलावा इंटर सर्विसेज सीक्रेट सर्विस वाले भी इस अपरेटस में गहरी दिलचस्पी लेंगे जो मेरे पास मौजूद है। अब तक तुमसे जो गुफ्तगू होती रही है मैं इसे रिकॉर्ड करता रहा हूँ। इनके लिए ये मवाद भी खासा अहम होगा। इसमें ये नुक्ता भी है कि लाइट्स कॉटेज में एक बाकायदा निजी फौज पल रही है। ऐसे कुत्ते मौजूद हैं जो इंसानी बू पर झपटते हैं। फिर दिलचस्प बात ये है कि तुम्हारे ऑपरेटर्स का दायरा कार 15 मील तवील है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लाहौर के मजाफात में कार ड्राइव करते हुए सरहद पार किए बगैर अपने गैर मुल्की आकाओं से पैगाम रसानी कर सकते हो। जंगल से इन गोलियों के खौल मिलेंगे जो तुम्हारे आदमियों ने अंधाधुंध हम पर बरसाई थी। फिर तुम कम अज कम
2 लाशों को छुपाने के मुजरिम भी हो। जंगल में मेरे हाथों तुम्हारे 2 जानिसार मारे गए थे। तुमने पुलिस या किसी और एजेंसी को इसकी इतला दिए बगैर खामोशी से लाशें गायब कर दी। ये सब बातें निशानदही कर रही हैं कि लाइट्स कॉटेज में कोई गैर कानूनी काम हो रहा है और इन मालूमात के हसूल के लिए अब मैं अपने हिस्से का तलबगार हूँ। ओवर, तुम्हारी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। तुमने वाकयात को यकजा करके बाज ऐसे नताइज अखज किए हैं जिन पर हमारी तवज्जो नहीं थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम अपनी इस ज़हनी मुशक्कत की कोई कीमत वसूल न कर सकोगे। मुफ्त में एक माकूल रकम हाथ आती किसी को बुरी नहीं लगती, वरना मैं भी लंबा खेल खेलने का आदी हूँ। ये ना समझना कि मैं रकम पर उधार खाए बैठा हूँ। राजी ना हुए तो फिर कानून का चुंगल तुम्हारी नन्ही सी दुनिया का सुकून गारद कर देगा। ओवर, चंद सानियों के लिए लाइन पर सुकूत छा गया, फिर ऐसो की आवाज उभरी। तुमने बेसोचे समझे मुंह खोला है। रकम दी जा सकती है मगर इतनी नहीं। हमें कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। बस ये अपने आदमियों की हमाकतों की कीमत होगी, क्योंकि हम इन वाकयात को जिमी लाइट के इल्म में लाना पसंद नहीं करेंगे। वो बहुत संकी आदमी है, भड़क गया तो सारे हमले की छुट्टी करके लाइट्स कॉटेज को मवेशी खाना बना डालेगा। मैं जरूरतमंद नहीं हूँ जो मोल तोल करूँ। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। फिर तुम्हें वक्त देना होगा, मैं मशवरे के बाद ही कोई जवाब दे सकूंगा। ओवर, इस बार इसका लहजा तफक्कर अमेज था। कितनी मोहलत चाहिए? कम से कम 4 दिन। मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता, मैंने सख्त लहजे में कहा। और ये भी बता दूं कि मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की गई तो अंजाम तबाही के सिवा कुछ न होगा। ना ही मैं तुम्हें शहादतें मिटाने की इजाजत दूंगा। इन दिनों में मेरे मुसल्ला आदमी लाइट्स कॉटेज के मुकाबल वाले जंगल में मामूर रहेंगे। अगर तुम्हारे आदमी ने वहां घुसकर गोलियों के खाली खौल समेटने की कोशिश की तो बेदरेग मार दिए जाएंगे। ओवर, क्या तुम अब भी अपनी पुरानी कहानी पर मुसर हो? कौन सी पुरानी कहानी? मैंने अनजान बनकर सवाल किया। हमारे स्टेट मैनेजर के 15,000 हारने वाला किस्सा इसने याद दिलाया। वही तो बुनियाद है सारे कीजिए की, मैंने पुरजोर लहजे में कहा। वरना मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा था कि मैं लाइट्स कॉटेज के कावे काटना शुरू कर देता। असल में मुझे इसी की तलाश थी, लेकिन अब वो पसे मंदिर में चला गया है। ओवर, तो ये बात तय है कि इस 2 दिन के अरसे में तुम कोई कार्रवाई करोगे ना पुलिस से रिजू करोगे? इसने ताईद तलब लहजे में सवाल किया। इसका इन्हिसार मेरी शरायत की पाबंदी पर है, मैंने इसकी कमजोरी भांपते हुए सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे आदमी जंगल में घुसे तो महाज दोबारा खुल जाएगा। तुम बच्चों जैसी बात कर रहे हो। खौल समेटने से ज्यादा आसान ये होगा कि मैं वो तमाम असलहा यहाँ से हटवा दूं जो इस वक्त इस्तेमाल किया गया था। अब तुमसे 2 दिन बाद बात होगी। ओवर एंड ऑल। मैंने ऑपरेटर्स का बटन ऑफ कर दिया। ये तो कुछ भी ना हुआ, सुल्तान शाह ने मायूसाना लहजे में कहा। हम इन पर दबाव डालने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? मैंने सवाल किया। हम जो कुछ कर गुजरे हैं इससे ज्यादा हमारी बस से बाहर है। अब वो होशियार भी हो गए हैं। हमने दोबारा इस इमारत का रुख किया तो शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। फिर पुलिस को दरमियान में लाना भी बेसूद होगा। वो लोग बारसूख और वसाइल के मालिक हैं, आसानी इस मामले को दबा देंगे। बेहतर यही होगा कि हम अपनी धमकी का भरम बरकरार रखें। फिर अब किधर का इरादा है? होटल से फारग होकर सीधे एयरपोर्ट चलेंगे। टैक्सी वहीं किसी पार्किंग लॉट में छोड़ देंगे और वो पुरानी अनारकली के अड्डे पर इंतजार में सूखता रहेगा। इस वक्त हमारी सलामती हर मामले से ज्यादा अहम है। वक्त हुआ तो इसका भी कोई हल निकाल लेंगे। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि वहाँ हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। परवाज की रवानगी में 2 घंटे बाकी थे। हमें नशिस्तें बआसानी मिल गई थी। मैंने अंदर लाउंज में जाने के बजाय बाहर वक्त गुजारी को बेहतर समझा और एक गोशे में जा बैठा। मेरे ख्यालात इस वक्त गजाला की रुपोशी में उलझे हुए थे। मैंने इस बारे में सुल्तान शाह से ज्यादा खुलकर बात नहीं की थी, लेकिन लाइट्स कॉटेज वालों से छेड़छाड़ का मकसद ये भी था कि इन्हें जिक पहुंचाकर इनके अना पर ताजियाने लगाए जाएं। अगर गजाला इनके काबू में होती तो मेरी हर्जा सराई के जवाब में वो जरूर इसका हवाला देते। वहाँ मेरे 2 हरीफ थे, एक तस्वीर और दूसरा एसओ। से शुरू ही से मैंने मुख्तलिफ हैसियत से बात की थी और
और इसने किसी भी मरहले पर ऐसा कोई इशारा नहीं दिया था जिससे ये जाहिर होता हो कि वो मेरी असलियत से वाकिफ हो चुका था। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि लाइड्स कॉटेज में रहने वाला हर शख्स तस्वीर को जवाब देता और अपनी कारकर्दगी के लिए इसी से हदायत हासिल करता था, और इसे पूरी तरह इल्म था कि मैं इस इमारत में दिलचस्पी ले रहा था। लेकिन मुझे घेरने के लिए तस्वीर ने मुझसे अपनी असल हैसियत का एतराफ नहीं किया था, बल्कि मिलने को तरसे हुए भाई का रूप धार कर मुझे अपने बट में मदऊ करने की कोशिश करता रहा था। मेरी मालूमात और क़यासात के मुताबिक तस्वीर खुद ही A2 था। इसी सूरत में ये नामुमकिन था कि इसका कोई हरकारा गजाला को अगवा करता और वो इससे ला इल्म होता। ऐसी सूरत में ये फितरी तकाजा था कि मेरे हाथों जानी और माली तबाही और इमारत में आतिशजनी के बाद वो यकीनन गजाला की कैद की इतला देकर मेरी कमजोरी से खेलने की कोशिश करता। तस्वीर ने मुझसे ये तो कह दिया था कि तोकीर इन दिनों पाकिस्तान में नहीं बल्कि हजारों मील दूर ओटावा में मुकीम था, और किसी ने नाम लेकर गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे दूर दूर तक ऐसे किसी आदमी की मौजूदगी का कोई मंतकी जवाब नजर नहीं आता था। साफ और सीधी बात यह थी कि तोकीर ने मुझ पर कराची में हाथ डालने की भरपूर कोशिश की और बुरी तरह नाकाम रहा। इस नाकामी के बाद तस्वीर ने दोस्ती और बरादराना मोहब्बत के रिश्ते से वार करने का फैसला किया, तो इसके लिए लाजमी था कि तोकीर की खूनरेज कार्रवाइयों से खुद को बरियल जिम्मा जाहिर करता। लेकिन इसने जरूरत से ज्यादा होशियारी का मुजाहरा करते हुए तोकीर की मुल्क में मौजूदगी से ही इनकार कर दिया। तोकीर को पिछली बार लाहौर में मेरी मौजूदगी का इल्म हो चुका था, जिसका इकरार रमजान चाचा कर चुका था। फिर कराची में तोकीर ने गजाला से मिलने के पूरे जतन कर डाले। कोशिश यही थी कि मेरे साथ इस लड़की को भी पकड़ सके जो मुलाजमत की तलाश में एशियन सिंडिकेट के दफ्तर में पहुंची थी, और वहां खुफिया कैमरे से इसकी तस्वीरें ले ली गई थी। इन लोगों के पास मेरे खिलाफ पहला और आखिरी सबूत गजाला की तस्वीर की सूरत में महफूज था। अगर वो मेरे जरिए पकड़ी जाती या इससे मेरा ताल्लुक साबित हो जाता तो तोकीर और तस्वीर बिला तामल मेरे बारे में कोई बदतरीन फैसला सादर कर सकते थे। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में एक धमाका सा हुआ और मेरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। फिर मेरे जहन में चर्च से हिरवन के कारोबार की तरफ मुंतकिली के दिनों के एक खुशगवार सफर की यादें ताजा हो गईं, जब मैंने एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के सेल्स ऑफिसर की हैसियत से मखसूस शनाख्ती इलामात, कागजात और एक धमाका खेज महफूज ब्रीफ केस के साथ मशरक बैद का सफर किया था, और दौरान प्रवाज मगरब से आने वाली एक हसीनो जमील सफेद फाम दोशीदा बकरे के सार वाले नकरई टाई पिन की वजह से मुझे पहचान कर पहले मुझसे उलझी थी, और बाद में मालूम हुआ कि वही एशले हाउस की नुमाइंदगी कर रही थी, और मेरे सफर का मकसद महज इसी से मुलाकात करना था, और इसका नाम वीरा लाइट था। एक अहम मनसब की मालिक होने के बावजूद वीरा लाइट बहुत खुश मजाज और फराख दिल लड़की थी। इसके साथ मैंने जो चंद दिन गुजारे वो मेरी जिंदगी के यादगार दिनों में शुमार किए जा सकते थे। वीरा लाइट से वो मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। फिर डॉक्टर वैसलर की सरबराही में होने वाली इंसदादे मंशियात की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इसके नाम का शोहरा सुनाई दिया। कॉन्फ्रेंस में होने वाले इंकशाफात की रोशनी में पाकिस्तान के कबायली इलाके में कायम होने वाली मोमन खान की पहली हिरवन तैयार करने वाली लेबॉर्ट्री के लिए वीरा लाइट नामी एक सफेद फाम लड़की ही ने 30,000 के खतीर मुआवजे पर डॉक्टर PJ डाल्टन नामी जर्मन केमिस्ट को काम करने पर आमादा किया था, और डॉक्टर डाल्टन अपनी निगरानी में हमारी सरजमीन पर हिरवन की तैयारी की बुनियाद रखकर खामोशी से अपने मुल्क लौट गया था। लेकिन अपनी तैयार की हुई हिरवन का नमूना साथ ले जाने के जुर्म में अपने मुल्क के हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। वीरा लाइट ब्राय एशले हाउस, वीरा लाइट ब्राय मोमन खान और अब जिमी लाइट का नाम लाइट्स कॉटेज के मालिक के तौर पर सामने आया था। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता था? मेरे जहन ने इस इत्तेफाक को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यकीनी तौर पर हमारे मुल्क में हिरवन की पैदावार, तजारत, फरोग और बरामदात में लाइट्स खानदान के मफादात नाकाबिले तरदीद थे, और जिमी लाइट शायद
शायद इस जुराइम पेशा खानदान का सरबराह था जो लाहौर में एक महल नुमा इमारत में जुराइम पेशा लोगों की फौज पाल रहा था। वो इस कदर चालाक था कि अपने नाम और साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद पसे पर्दा रह रहा था और सारा कारोबार मुकामी मोहरों के जरिए इस कदर पुर असरार और पेचीदा अंदाज में चला रहा था, किसी भी मरहले पर इसकी जात के बेनकाब होने का कोई खतरा नहीं था। तो कीर या तस्वीर को माली आसाइशों के साथ A2 का मनसब दे दिया था और वो दोनों जिमी लाइड से मिली हुई हदायत की रोशनी में कामयाबी के साथ मौत की कामयाब सौदागरी में मसरूफ थे। और शायद इसी नुक्ते में मेरे एक पुराने सवाल का जवाब भी मौजूद था। मेरे जहन में ये ख्याल हमेशा किसी नैश अकरब की तरह चुभता रहा था कि तंजीम का पुर असरार और आमरे मुतलक सरबरा आखिर खुद को A2 क्यों कहलवाता था, इसे A या A1 क्यों नहीं कहा जाता था। जिमी लाइड की जात ने इस नकम्मे को भी बेनकाब कर दिया था। A2 या तस्वीर या तोकीर में से कोई इतना आजाद और बाइख्तियार नहीं था जितना बाहर से नजर आता था। जो इख्तियारात और दायराकार इन्हें फराहम कर दिया गया था वो इसी में रहते हुए अपने फराज बजा लाते थे। और हादी ये थी कि तस्वीर या तोकीर में से किसी एक को मुकामी सरबराह के तौर पर A2 का खिताब भी ऊपर वाले ही की तरफ से दिया गया था ताकि इसकी नुमाइंदगी करने वाले को किसी बालादस्त की मौजूदगी का एहसास रहे और वो अहकाम से सरताबी की जुर्रत न कर सके। जिमी लाइड की जात ने मेरे बहुत से सवालात के जवाब फराहम कर दिए थे। मुझे तस्वीर और तोकीर के बारे में कभी कोई खुश फहमी नहीं रही थी। जब से मुझे इतलात मिली थी कि तोकीर ने कराची में रहते हुए A2 का किरदार अदा किया था, मुझे यही खलश थी कि वो दोनों इतने ज़हीन और होशियार कैसे हो गए कि जदीद तरीन इजादात से इस्तिफादा के साथ तंजीम को बंदोबस्त चलाने लगे। जिमी लाइड ने एक तरफ वीरा लाइड के जरिए एक जर्मन केमिस्ट को मोमन खान के लिए काम करने पर आमादा किया ताकि दुनिया में अफयून की काश से बेहतरीन और दुनिया के हर कानून से मावरा इलाके में आला तरीन हिरवन तैयार करा सके, फिर मुकामी फराहमी और बरामदात के लिए अपनी तंजीम को इस्तेमाल कर सके। मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ हूँ। मेरी तवील होती हुई फिक्र अमेज खामोशी का तसलसल सुल्तान शाह ने खत्म कर दिया। मैं सारे वाकयात पर एक नए जाविये से गौर कर रहा था। मैंने आस पास मैदान साफ देखकर धीमी आवाज में कहा, हम यहाँ से बिल्कुल ही नाकाम नहीं लौट रहे हैं। खैर नाकामी तो किसी भी तरह नहीं हुई, इसने कहा। बुनियादी कामयाबी ये हुई है कि अब तुम तस्वीर के ठिकाने से वाकिफ हो चुके हो, इससे बराह रास्त बात कर चुके हो। अब ये और बात है कि वो कलाबाजी खा गया है। शायद वो अंदाजा कर चुका है कि तुम पर आसानी से हाथ न डाल सकेगा। फिर अब तक के तमाम नुकसानात भी इसके सामने हैं। शायद वो कोई बड़ा फैसला भी आजादाना तौर पर नहीं कर सकता। अब तक वो एक मुतल्लक़ल अनान सरबराह नजर आता था, लेकिन इस बार मेरी राय तब्दील हो चुकी है और शायद यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मैंने इसकी बात काट कर कहा, यानी वो भी किसी को जवाब दे है? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। मेरा अंदाजा यही है, मैंने कहा। सारा खेल वही चला रहा है जो लाइड्स कॉटेज का मालिक है। इसके इस्तफसार पर मैंने इख्तिसार से काम लेते हुए इसे अपने नजरियात से आगाह कर दिया। इसी जिम्मन में मुझे वीरा लाइड और अपने गैर मुल्की सफर का जिक्र भी करना पड़ा और इसकी आंखें हैरत से कुशादा हो गईं। तो क्या SO तुम्हारे 30 लाख के मुतालबे पर इसीलिए 2 दिन की मोहलत मांग रहा है कि इस दौरान में जिमी लाइड, शायद यही नाम लिया था इसने इमारत के मालिक का। वो लहजा भर के लिए खामोश हुआ और मेरे सर का ताइदी इशारा पाकर बात जारी रखते हुए बोला, जिमी से राब्ता कायम करके हदायत ले सके। SO को तो शायद इल्म भी ना हो रहा हो कि जिमी लाइड इस खेल में मुलव्वस है। मुझे तो महज इसलिए शुबा हुआ कि मैं वीरा लाइड के साथ चंद दिन गुजार चुका हूँ। हो सकता है कि वो जिमी लाइड की बेटी या बीवी हो। जरूरी नहीं कि कोई इतना करीबी रिश्ता हो सकता है कि वो महज ग्रोह के आदमियों में अपनी शिनाख्त के लिए लाइड का दुम छल्ला लगाती हो और पाकिस्तान से बाहर तंजीम के मफादात के लिए काम करती हो।
हो, लेकिन तुम तो बता रहे हो कि वो तुमसे हीरवन की खरीदारी का सौदा करने आई थी। इसने चौंक कर सवाल किया। अगर वो इन ही में से है तो सौदेबाजी की क्या जरूरत थी? यहाँ से हस्बे जरूरत माल भेजा जा सकता था। नफा इधर से हो या उधर से, जाना एक ही जेब में है, तो फिर इतने तवील तरीकाकार की क्या जरूरत थी? शदीद जरूरत थी, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। तुम ये क्यों भूल रहे हो? इस तंजीम में राजदारी की अहमियत सबसे ज्यादा है। जो जिसको जवाब दे है बस इसी को जानता है, इसे आगे पीछे की कुछ खबर नहीं होती। जो शख्स निचली सतह पर इतनी एहतियात का आदी हो वो अपने बारे में बेपरवाही कैसे बरत सकता है? वो अपने बैनुल अक़वामी मफादात से अपने मुकामी कारिंदों को बाखबर क्यों करेगा? अगर एशले हाउस भी इसी की फर्म है तो बाकायदा सौदेबाजी किए बगैर माल भेजने की जरूरत में जो शख्स भी A2 है, इसे इल्म हो जाता कि एशले हाउस का तंजीम से ताल्लुक है और किसी वक्त मुकामी तंजीम गर्दश में आती तो लामहाला एशले हाउस भी डूब जाती। फिर शायद वहाँ से दूसरी बैनुल अक़वामी ठिकाने भी नजर में आ जाते। बात समझ में आ रही है? वो पुरख्याल लहजे में बोला। ये तो मुख्तलिफ मुल्कों में फैला हुआ कोई बैनुल अक़वामी गिरोह मालूम होता है जो हर मुल्क में बज़ाहिर खुद मुख्तार है, लेकिन हर एक की बाग जिम्मी लाइट के हाथ में है और वही इनके दरमियान राब्ते का वाहिद जरिया है। ये लोग तो फिर भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसलिए इनके तरीके पेचीदा और मशकूक होने लाजमी है। लेकिन तुम कानूनी कारोबार करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों का तरीकाकार देखो तो इससे ज्यादा पुरअसरार नजर आएगा। बड़े बड़े ग्रुप सैकड़ों बड़ी और छोटी कंपनियों के मालिक होते हैं और अपने हल्के से बाहर किसी को हकीकी मलकियत का इल्म नहीं होने देते। हत्ता कि इन कंपनियों के आला मुलाजमीन एक दूसरे के खिलाफ रकाबत के जज्बे से काम करते हैं, एक दूसरे की बेखूनी पर तुले रहते हैं। आपस के सौदों में मालकान के इशारे पर कहीं एक का माल 100 में बेचा जाता है और कहीं 10 का। एक में इस सारे जोड़ तोड़ का मतलब सिर्फ ये होता है कि मुख्तलिफ नामों के बावजूद आलमी मंडी में खुफिया इजारादारियां कायम कर ली जाएं जिन्हें कोई कानून भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये सब बहुत दूर की और मेरी अक्ल से बाहर की बातें हैं। खुलासा तो फिर भी यही हुआ ना कि तस्वीर और तौकीर का सफाया होने के बाद तंजीम खत्म हो जाएगी। यही तो नहीं होगा। मैंने वजाहत की, अगर सारी मनसूबाबंदी तौकीर या तस्वीर की होती तो इनके बाद तंजीम का शराजा बिखर जाता। हीरवन की जो मुकामी मंडी पैदा हुई है वो छोटे छोटे लोगों में तकसीम हो जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तौकीर और तस्वीर के बाद शायद थोड़े दिन के लिए बहरान पैदा होगा, फिर इन सब का बाप इन ही में से किसी नीचे वाले को मुंतखब करके A2 के मनसब पर फायज कर देगा और गाड़ी फिर चल पड़ेगी। वो शायद मजीद कुछ कहता, लेकिन इसी वक्त एयरपोर्ट के पेजिंग सिस्टम पर कराची के लिए रवाना होने वाले मुसाफिरों की इत्तला के लिए परवाज की तैयारी का ऐलान हुआ और हम दोनों ने अपनी जगह छोड़ दी। वो हमारे पास सामान न होने के बराबर था और जो कुछ था वो इस कदर नाकाफी था कि हम आसानी अपने साथ कैबिन में ले जा सकते थे। लेकिन दो बेआवाज पिस्तौलों की वजह से मैंने अपना सूटकेस बोर्डिंग कार्ड लेते हुए काउंटर पर दे दिया था और असलहा भी इसी में डाल दिया था, क्योंकि आए दिन होने वाली फजाई कजाकियों की बिना पर हर मुसाफिर के दस्ती सामान की सख्त जांच पड़ताल होती है। ऐसे मरहले पर मेरे लिए न सिर्फ इन हथियारों के लाइसेंस की फराहमी दर्द सर बन जाती, बल्कि मैं नागुफ्ता मुश्किलात से दो चार हो सकता था। यकीन नहीं आता कि हम जीती जागती दुनिया में इन हालात से दो चार हैं। तवील खामोशी के बाद तैयारे के टेक ऑफ करते ही सुल्तान शाह ने बात वहीं से शुरू कर दी जहां छोड़ी थी। शायद तुमने कभी माफिया का नाम सुना हो। मैंने निशिस्त पर पहलू बदलते हुए कहा, इटली के बदनाम मुजरमों से शुरू होने वाला ये गिरोह मगरब में आज इतना बाअसर और ताकतवर है कि अपनी दरपर्दा रेशा दवानियों से हुकूमतों तक को हिलाकर रख देता है। इनका सरबराह गॉड फादर कहलाता है, जिसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज माफिया का कानून होता है। शायद ये लोग भी इन ही खतूत पर चल रहे हैं। अब तुम्हारा निशाना कौन है, A2 या जिम्मी लाइट? इसने धीमी सरगोशियाना आवाज में पूछा। दोनों में से जो पहले हाथ आ जाए, लेकिन इससे पहले गजाला को तलाश करना है। इसे कुछ हो गया तो मैं ये खलश जिंदगी भर ना बुला सकूंगा। वो मेरी वजह से इस मुसीबत में मुब्तला हुई है। फिर मैंने इसे
इशारे से खामोश कर दिया, क्योंकि दूसरी निशिस्त की अगली साफ में बैठा हुआ एक शख्स पहलू बदलकर शायद हमारी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रहा था। त्यारे ने कराची की जमीन छुई तो रात गहरी हो चुकी थी। उतरने से कबल त्यारे ने बुलंदी कम करते हुए शहरी आबादी का चक्कर काटा तो नीचे ता हद नजर शहर नगारा की रोशनियां फैली हुई थी। शहर में रहते हुए हमेशा और हर मुकाम पर यही एहसास रहता है कि शहर को किसी तरतीब और मंसूबे के बगैर मन माने तरीके पर आबाद किया गया है, लेकिन रात के इस समय खुदा से शहर में ऐसे ऐसे मसलस मुरब्बे और मुस्ततील दबे नजर आ रहे थे कि सुल्तान शाह हैरान हुआ जा रहा था। रोशन सीधी और बाल खाती हुई सड़कों की ऐसी बहुतात नजर आ रही थी कि मवासलाती मजबूरियों के तजर्बात ख्वाब महसूस हो रहे थे। और जब त्यारा धीमी रफ्तार से रनवे पर टैक्सी करता हुआ मुकर्रर मुकाम पर रुका तो सुल्तान शाह मेरी तरफ देखकर अहमकाना अंदाज में हंस पड़ा। क्या हुआ? मैंने इसे घूरते हुए सवाल किया। ये तो कराची ही है, इसने खिफत अमेज हंसी के साथ कहा। फिर तुम क्या समझते थे? मैं सोच भी नहीं सकता था कि रात के वक्त जहाज से ये शहर इतना खूबसूरत नजर आता होगा। बस यूं ही ख्याल हुआ था कि कहीं पायलट गलती से किसी और शहर में न जहाज उतार रहा हो। मैंने अपने बदतरीन ज़हनी उलझावों के बावजूद इसकी मासूमाना सोच पर ज़ेरे लब मुस्कुराए बगैर न रह सका। जहाज से उतरने के बाद हाल में कन्वेयर से सूटकेस उठाते ही मेरे जहन में रक्षी का सुनाया हुआ शेर फिर नाच उठा। शाम कुजा रात हो चली थी, घर खाकस्तर हो चुका था और मैं सामान बदस्त सोच रहा था कि अब कहाँ जाऊं। पहले मेरा इरादा किसी होटल का रुख करने का था, लेकिन बाहर निकलने तक मैंने इरादा तब्दील कर दिया। गजाला की गुमशुदगी के बाद इसका बाप बिल्कुल तन्हा रह गया था। जवान बेटा मफलूज जहन के साथ इलाज के लिए दाखिल था। बीवी अपने तमाम तर एहसासात के बावजूद कोकीन के नशे की आदी थी और दिन का बेशतर वक्त नशे में डूबकर किसी जज्बाती तलातम के बगैर गुजारती थी। मेरा ख्याल था कि गजाला के घर में रहकर हम दोनों न सिर्फ कर्नल का दुख बांट सकेंगे बल्कि वहां रहते हुए आजादी के साथ अपना काम भी कर सकेंगे। सुल्तान शाह ने भी मेरे इस ख्याल की तायद की और हम दोनों एयरपोर्ट से सीधे गजाला के घर जा पहुंचे। कर्नल जवार जैदी सामने आया तो इसका चेहरा फरते गम से सुता हुआ था और आंखों में खौफ और वीरानी रची हुई थी। ना इसने जुबान खोली, ना हम दोनों ही इससे कुछ कह सके और यूं तीनों खामोशी के साथ ड्राइंग रूम में जा पहुंचे, जहां शमा खिलाफे मामूल एक सोफे पर उदास बैठी हुई थी। मुझे देखते ही इसकी मखमूर निगाहें कुशादा हो गईं, लबों के गोशे कपकपाए और बेइख्तियार वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रो पड़ी। मेरी बच्ची तनवीर बेटे, मेरी बच्ची मुझे ला दो। वो कहाँ रह गई, कहाँ चली गई? वो कभी इजाजत लिए बगैर घर से कॉलेज भी नहीं जाती थी। हम कहाँ जाएं, कहाँ तलाश करें इसे? रोने से कुछ हासिल ना होगा शमा, कर्नल ने बराई हुई आवाज में बीवी को दिलासा देते हुए कहा। वो मुझे भी इसी कदर अजीज थी, लेकिन देखो कहीं मैं रो रहा हूँ। वो झूठ बोल रहा था। इसकी आवाज गुलूगेर थी, आंखों से मोती टपक रहे थे। ये और बात थी कि वो आवाज से नहीं दिल की गहराइयों से रो रहा था। थोड़ी देर बाद जज्बाती फजा कदरे साजगार हुई तो कर्नल की जुबानी मुझे पूरे वाक़े का इल्म हुआ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।